देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की सर्द अंधेरी रात में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है और आंखें आंसुओं से भीग जाती है। एक चलती बस में 23 साल की मासूम सी लड़की के साथ 6 हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। जी हाँ, हम निर्भया कांड की बात कर रहे हैं। संभव है कि आपने अभी तक निर्भया केस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन हम आपको इस केस से जुड़े कुछ ऐसी बारीकियां बताएंगे जिनके बारे में आपने अभी तक नहीं सुना होगा। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि निर्भया का जिंदा छोड़ा गया दरिंदा आखिर कहां और किस हालात में है। हम आपको निर्भया के एकमात्र जिंदा बचे नाबालिग दरिंदे को 10,000 रुपये और सिलाई मशीन देने के पीछे की असल कहानी बताएंगे। सो वीडियो के अंत तक बने रहे। ध्यान दीजिए कि हमारा मकसद केवल व्यूज़ और लाइक्स हासिल करना नहीं है, बल्कि आपको सही और निष्पक्ष जानकारी देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी की निर्भया का जन्म 10 मई 1990 को दिल्ली में हुआ था। वो अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी और परिवार की इकलौती बेटी थी। निर्भया के माता पिता ने बिना किसी भेदभाव के निर्भया को अच्छी एजुकेशन दी थी और निर्भया को भी बराबरी का मौका दिया था। निर्भया बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज थी और वो हमेशा अपने परिवार की उम्मीदों पर खड़ा उतरते हुए आगे बढ़ना जारी रखती है। आगे की पढ़ाई करते हुए वो मेडिकल फील्ड में आने का फैसला करती है और फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन लेते हुए काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ फिजियोथेरेपी की डिग्री भी हासिल कर लेती है। जब ये घटना घटी तब निर्भया फिजियोथेरेपी की इंटर्नशिप कर रही थी। बात 16 दिसंबर 2012 की है। दिन रविवार का था। छुट्टी का दिन होने की वजह से निर्भया अपने एक दोस्त अवेंद्रनाथ प्रताप पांडे के साथ फिल्म देखने का प्लान बनाती है। पेशे से प्रताप सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला था। उन दिनों सिनेमा घरों में आमिर खान की फिल्म तलाश लगी हुई थी। फिल्म की काफ़ी चर्चा थी, इसलिए निर्भया अपने दोस्त के साथ तलाश फिल्म देखने का प्लान बनाती है। ये दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फिल्म देखने के लिए पीवीआर सेलेक्ट सिटी वॉक साकेत चले जाते हैं। जब ये लोग सिनेमा हॉल के बाहर आते हैं तो वहाँ काफ़ी भीड़ होती है और इन्हें फिल्म का टिकट नहीं मिल पाता। इसलिए दोनों तलाश फिल्म देखने के बजाय लाइफ ऑफ पाई देखने का फैसला करते हैं। इवनिंग शो में लाइफ ऑफ पाई देखने के बाद निर्भया और पांडे अपने अपने घर जाने के लिए ऑटो का इंतज़ार करने लगते हैं। वैसे तो रात ज़्यादा नहीं हुई थी, फिर भी ठंड ज़्यादा होने की वजह से ऑटो बहुत कम आ रहे थे और जो भी आ रहे थे वो मीटर के बजाय मुंह मांगी कीमत पर जाने की बात कर रहे थे। कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद एक ऑटो वाला मिलता है जो इन्हें लेकर चलने के लिए तैयार होता है, मगर वो इन्हें मुनीरका बस स्टैंड तक ले जाने के लिए राजी होता है। ये दोनों सोचते हैं कि मुनीरका से बस लेकर द्वारका तक चले जाएंगे, इसलिए दोनों ऑटो से चलकर मुनीरका बस स्टैंड पहुंचते हैं। मुनीरका बस स्टैंड आने के बाद ये दोनों थोड़ी देर इंतजार करते हैं, मगर इन्हें अपने डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिलती है। हालांकि जब रात के लगभग 9:30 बज रहे होते हैं तभी एक सफ़ेद कलर की काले शीशे वाली बस गुजर रही होती है। बस के गेट से एक लड़का चिल्लाते हुए इनसे पूछता है कि कहाँ जाना है। जवाब में निर्भया का दोस्त बताता है कि उसे कहाँ जाना है। जवाब में कहा जाता है, हम भी तो वहीं जा रहे हैं। इसके बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ इसी बस में बैठ जाती है। जब निर्भया और उसका दोस्त बस के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि बस के अंदर 3 और सवारी है, इसलिए वो दोनों निश्चिंत होकर बस में बैठ जाते हैं। बस के अंदर मौजूद एक लड़का इन दोनों से मुनीरका से द्वारका जाने के लिए किराए के तौर पे 10-10 रुपये भी ले लेता है। हालांकि जब ये दोनों टिकट मांगते हैं तो वो बदतमीजी करने लगता है। टिकट ना देना उन दिनों कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए दोनों खामोश होकर बस के अंदर ही बैठ जाते हैं। अब मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार करने लगते हैं, मगर किसे मालूम था कि उनका इंतज़ार बस इंतज़ार ही बन के रह जाएगा। कुछ देर तक तो बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ती रहती है, मगर थोड़ी देर के बाद बस ड्राइवर बस को निर्धारित रूट से हटाकर दूसरे रास्ते पे मोड़ देता है। इस बात का अंदाज़ा होते ही निर्भया का दोस्त तुरंत बस के अंदर मौजूद लोगों से इस पर सवाल करना शुरू कर देता है। इस सवाल का सही ढंग से जवाब देने के बजाय बस का दूसरा स्टाफ निर्भया के दोस्त के साथ बदतमीजी करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि तुम दोनों आखिर कौन हो और इतनी रात में अकेले क्या कर रहे हो।
तब निर्भया और उनका दोस्त बस के अंदर गए थे। तब इन लोगों ने देखा था कि बस के अंदर 3 स्टाफ के अलावा 2-3 और पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि वो तीनों पैसेंजर ही हैं, मगर थोड़ी देर के बाद इन्हें साफ एहसास हो जाता है कि ये तीनों पैसेंजर नहीं बल्कि बस स्टाफ के साथी हैं। अब ये सभी लोग मिलकर निर्भया के दोस्त के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं और उसे उकसाते हैं। जब निर्भया का दोस्त जवाब देने लगता है तो इस पर बस के अंदर मौजूद सभी लोग हाथापाई करने लगते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। पहले तो वो निर्भया के दोस्त को लात घूंसों से मार रहे होते हैं। फिर इसी लड़ाई के दौरान एक लड़का बस के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक बड़ी सी लोहा की रॉड निकालता है और उसके सिर पे मारता है, जिससे निर्भया का दोस्त वहीं बेहोश हो जाता है। और इसके बाद निर्भया के साथ रूह कपा देने वाली दरिंदगी का सिलसिला शुरू होता है। निर्भया के दोस्त को मारने पीटने के बाद जब ये लोग देखते हैं कि ये लड़का बेहोश हो गया है तो ये सभी निर्भया को खींचते हुए बस के पिछली वाली सीट पे ले जाते हैं। अब यहाँ पर जो कुछ भी निर्भया के साथ होता है वो हम आपको शब्दों में नहीं बता सकते। बस चलती रहती है और निर्भया के साथ दरिंदगी अंजाम दी जाती है। ये सिलसिला 2-2.5 घंटे तक चलते रहता है और इस दौरान बस के अगल बगल कई पुलिस की गाड़ी गुजरती है, बहुत सारे थानों के बगल से भी होके गुजरती है, मगर कोई भी इस बस को नहीं रोकता और बारी बारी से बस के अंदर मौजूद सभी 6 दरिंदे निर्भया के शरीर को नोचते रहते हैं। क्योंकि निर्भया का दोस्त सर पे चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया था, इसीलिए वो निर्भया की मदद करने के हालत में नहीं था। क्योंकि निर्भया के दोस्त के सिर पे बहुत ज्यादा चोट लगी थी तो वो निर्भया की मदद नहीं कर सकता था। 6 लोगों के साथ लड़ना अकेले निर्भया के लिए संभव नहीं था। फिर भी निर्भया अपनी पूरी हिम्मत लगाते हुए उन दरिंदों के साथ लड़ती है और बाद में हुए खुलासे के मुताबिक 3 में से 6 दरिंदों को वो कई बार मारती है और कई बार उन्हें काटने की कोशिश भी करती है, मगर अफसोस ऐसा नहीं हो पाता। जब उन सभी दरिंदों का मन भर जाता है तो ये सभी मिलकर निर्भया को उस बस से फेंकने का प्लान बनाते हैं और इसे एक्सीडेंट का रूप देने का सोचते हैं, मगर उससे पहले ये लोग मिलकर तय करते हैं कि निर्भया के दोस्त को भी मर जाना चाहिए। इसीलिए ये सभी मिलकर निर्भया के दोस्त को रॉड से दोबारा से मारते हैं और चलती हुई बस से इन दोनों को फेंक देते हैं। बस से फेंकने से पहले इन दोनों के कपड़े भी उतार दिया जाता है और इनके पास मौजूद मोबाइल समेत दूसरे सामान भी लूट लेते हैं। अभी रात के लगभग 11 बज रहे होते हैं। बस के अंदर मौजूद दरिंदों ने निर्भया के दोस्त की जान लेने की पूरी कोशिश की, मगर वो उनकी जान नहीं ले पाए। इस कारण बस से फेंकने के बाद निर्भया का दोस्त कुछ होश में आने के बाद लोगों से मदद की गुहार लगाने लगता है, मगर काफी लोग उसे नजरअंदाज करके निकल जाते हैं। हालांकि एक अनजान व्यक्ति ने इन दोनों की बुरी हालत देखकर पुलिस को फोन किया और थोड़ी ही देर के बाद पुलिस अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है और तुरंत दोनों को सफदरगंज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। निर्भया के साथ कितनी बर्बरता की गई थी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निर्भया की आंत बाहर आ चुकी थी, ब्लीडिंग हो रही थी और पूरा शरीर चूर चूर हो चुका था और उसके शरीर के अंदर रॉड भी डाली गई थी। निर्भया की स्थिति को देखते हुए तत्काल इलाज शुरू किया जाता है। हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी कि तुरंत ही उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जाता है। कुछ ही घंटों में निर्भया के साथ हुई दरिंदगी की खबर मीडिया के जरिए पूरे देश में फैलना शुरू हो जाती है और जब लोग निर्भया के साथ हुई बर्बरता की कहानी सुनते हैं तो लोग गुस्से से बाहर हो जाते हैं। लोग परेशान होकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ लोग जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग करने लगते हैं। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले लेता है और देश भर में निर्भया के समर्थन में प्रदर्शन होना शुरू हो जाते हैं। लोग देश भर में निर्भया के लिए दुआ करना भी शुरू कर देते हैं, मगर निर्भया की हालत हॉस्पिटल में दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही होती है। यहाँ तक कि 16 दिसंबर 2012 से लेकर 19 दिसंबर 2012 तक निर्भया के एक के बाद एक 5 सर्जरी करनी पड़ती है। लाख कोशिश के बावजूद निर्भया की स्थिति बिगड़ती ही चली जाती है और इस कारण 21 दिसंबर को भारत सरकार की ओर से देश के टॉप मोस्ट डॉक्टर की एक कमेटी बनाई जाती है और सरकारी खर्चे पर निर्भया को बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देने को कहा जाता है। इसके बावजूद निर्भया की स्थिति नहीं संभलती, बल्कि उसके शरीर का तापमान बढ़कर 102 से 103 फ़ारेनहाइट हो जाता है। यहाँ तक कि इन्फेक्शन बुरी तरीके से उसके शरीर में फैल जाता है। इधर सड़कों पर लोगों का हुजूम निर्भया के लिए आवाज बुलंद कर रहा होता है।
उधर डॉक्टर अपनी जी जान लगाकर निर्भया को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर स्थिति बिगड़ती ही जा रही होती है। इसी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 26 दिसंबर को एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें फैसला किया जाता है कि निर्भया के वर्ल्ड बेस्ट ऑर्गन ट्रांसपोर्ट हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। इसके बाद निर्भया को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एयरलिफ्ट करके भेजने की तैयारी शुरू की जाती है। फाइनली 27 दिसंबर को निर्भया सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहां उसका इलाज शुरू हो जाता है। मगर यहां आने के बाद निर्भया की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और 29 दिसंबर को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 4:45 बजे निर्भया इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। निर्भया की मौत के बाद उसके शव को वापस दिल्ली लाया जाता है और कड़ी सुरक्षा के बीच निर्भया का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। निर्भया के दोस्त को कुछ दिनों के इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इधर निर्भया का इलाज चल रहा था, उधर ग्राउंड लेवल पर दिल्ली पुलिस काम करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने में लग जाती है। इस घटना की रिपोर्टिंग के 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली पुलिस ने कई सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया था। सीसीटीवी के जरिए दिल्ली पुलिस बस की भी पहचान कर लेती है और उसके आधार पर सबसे पहले बस के ड्राइवर राम सिंह को गिरफ्तार कर लेती है और फिर राम सिंह के बयान के आधार पर एक के बाद एक कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार अपराधियों में से 30 साल का राम सिंह, 26 साल का उसका भाई मुकेश सिंह जो राजस्थान का रहने वाला था। इसके अलावा पुलिस ने 20 साल के विनय शर्मा को भी गिरफ्तार किया था जो कि एक असिस्टेंट जिम इंस्ट्रक्टर था। इसके अलावा 19 साल के पवन गुप्ता को भी अरेस्ट किया गया था जो एक फल बेचने वाला था। इन दोनों की गिरफ्तारी बिहार और यूपी से हुई थी, जबकि छठे अपराधी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बदायूं से गिरफ्तार किया था। शुरू में इस अपराधी के नाम को पब्लिक में बताया नहीं गया था क्योंकि वो गिरफ्तारी के समय 17 साल और कुछ महीने का था और कानूनी हिसाब से वो नाबालिग था, इसीलिए उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। हालांकि बाद में खुलासा होता है कि इस नाबालिग का नाम मोहम्मद अफरोज था। अफरोज को आनंद विहार टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने अक्षय ठाकुर नाम के एक 28 साल के लड़के को भी गिरफ्तार किया गया था जो बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था और ये सभी अलग अलग बैकग्राउंड के थे और इन सभी लोगों की कुछ दिन पहले ही दोस्ती हुई थी। घटना वाली रात ये लोग पार्टी करने के मूड में ही घर से निकले थे और ये सभी मिलकर बहुत सारे शराब और खाने पीने की चीज़ें भी लेकर निकले थे और ये सभी मिलकर अपने शिकार की तलाश में बस लेकर निकले थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि निर्भया को अपना शिकार बनाने से पहले इन लोगों ने बस के अंदर एक 35 साल के रामाधीर सिंह नामी एक कॉरपोरेटर को पैसेंजर बनाकर पहले उसे बस में बिठाया और फिर उससे पैसे और मोबाइल लूट लिया। रामादीप सिंह ने इस लूट की जानकारी पास से गुजर रहे पुलिस वाले को भी दी थी, मगर वो पुलिस वाला रामाधीर की बातों को नज़रअंदाज कर देता है। शायद उस समय पुलिस ने रामाधीर सिंह के बात को सीरियसली लिया होता तो इतना बड़ा हादसा होने से पहले रुक जाता, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सभी अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले उनकी एक आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है और फिर निर्भया का दोस्त अपराधियों की पहचान कर लेता है और फिर इन लोगों पर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। मामले की सुनवाई चल रही होती है। 11 मार्च 2013 को निर्भया केस के प्रमुख आरोपियों में से एक राम सिंह तिहाड़ जेल में सुसाइड कर लेता है। इसके अलावा 1 सितंबर 2013 को इस केस के नाबालिग अपराधी को जुवेनियल जस्टिस बोर्ड द्वारा मात्र 3 साल की सजा के तौर पर सुधार गृह भेज दिया जाता है, जबकि बाकी बचे 4 अपराधियों पर बलात्कार और हत्या समेत गंभीर धाराओं के तहत मामला चलता है और फाइनली 13 सितंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उन चारों को मौत की सज़ा सुना दी जाती है। ये सभी अपराधी मौत की सज़ा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करते हैं, जहां 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए उनकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद ये सभी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 5 मई 2017 को फांसी की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। इसके बावजूद ये अपराधी इसके बाद अपनी सभी विकल्प का इस्तेमाल करते हुए बचने की पूरी कोशिश करते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट द्वारा भी इनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाती है और फाइनली सभी कानूनी दरवाजे बंद होने के बाद चारों अपराधियों को 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। मेडिकल टीम द्वारा
6 बजे सभी को मृत घोषित कर दिया जाता है। निर्भया के चारों अपराधियों को फांसी की सजा हो गई थी, जबकि एक ने खुद ही आत्महत्या कर ली थी। फिर एक का क्या हुआ? जैसे कि थोड़ी ही देर पहले इस केस का एक आरोपी इस अपराध को अंजाम देते समय नाबालिग था। इस कारण उसे 3 साल की सजा हुई और उसे सुधार गृह भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नाबालिग का नाम मोहम्मद अफरोज था। 3 साल की सजा पूरी करने के बाद अफरोज को सुधार गृह से निकालकर बेहद गुपचुप तरीके से नई जगह पर भेज दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफरोज को नई तरीके से जिंदगी शुरू करने के लिए कहा जाता है और 10,000 रुपये और एक सिलाई मशीन भी दी जाती है ताकि वो बतौर टेलर का काम करके अपनी जिंदगी गुजार सके। फिलहाल अफरोज कहाँ है, इस बात की जानकारी आधारिक तौर पर किसी को भी नहीं है, क्योंकि देश के कानून के मुताबिक नाबालिग अपराधी की सुरक्षा करना भी कानून की जिम्मेदारी है। इस पे क्या ही कहा जा सकता है। एक ये भी दावा किया जाता है कि दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से अफरोज को 10,000 रुपये और सिलाई मशीन दी थी, जबकि इसके पीछे की सच्चाई भी जानना जरूरी है। दरअसल जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2014 के मुताबिक जब भी कोई नाबालिग अपराधी अपनी सजा पूरी करके बाहर आता है तो उसकी पुनर्वास व्यवस्था करना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ये कानून केंद्र सरकार द्वारा ही बनाया गया है। यहाँ तक कि जब एनडीए सरकार के दौरान इस कानून में संशोधन किया गया तब भी इस प्रावधान को हटाया नहीं गया। इस कारण ही निर्भया के छठे और एकमात्र जिंदा बचे अपराधी को पुनर्वास के लिए आधारिक मदद और आर्थिक तौर पर सिलाई मशीन दी गई थी। यहाँ हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, बल्कि आपको सही जानकारी दे रहे हैं। इस खबर के बाहर आने के बाद लोगों का गुस्सा भी इसलिए बढ़ गया क्योंकि कथित तौर पर निर्भया के साथ सबसे ज्यादा जुल्म इसी नाबालिग अपराधी ने किया था और इसे ही छोड़ दिया गया। एक और बात अब सभी जानते ही होंगे, इस केस को निर्भया के नाम से जानती है और कई महीनों तक किसी को निर्भया का असली नाम भी मालूम नहीं था। इसकी वजह ये थी कि भारतीय कानून के हिसाब से बलात्कार पीड़िता का असल पहचान जाहिर करना कानूनी तौर पर गलत है। तब मीडिया ने निर्भया और दामिनी जैसे नाम दिए थे, मगर कानून में ये भी प्रावधान है कि अगर विक्टिम के माता पिता चाहे तो वो अपनी इच्छा से उसकी पहचान जाहिर कर सकते हैं। इसी कानून का हवाला देते हुए निर्भया के परिवार वालों ने मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा कि उनकी बेटी ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया जिससे उनकी पहचान को छुपानी पड़े, बल्कि हमारी बेटी ने जिस बहादुरी से दरिंदों से मुकाबला किया उस पर तो हमें गर्व है। फिर निर्भया के माता पिता ने मीडिया के सामने बात रखते हुए अपनी बेटी का असल नाम बताया कि हमारी बेटी का नाम असल में ज्योति सिंह था और इस कामना के साथ कि ज्योति की आत्मा को शांति मिले, हम इस कहानी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आपके अनुसार देश में बलात्कार के मामलों को ख़त्म करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें ताकि ये जानकारी दूसरों लोगों तक भी पहुँचे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।